Good morning, students. So, next chapter is chapter number 20, interference of light. Interference of light means Young double slit experiment. This is the first experiment in this chapter. The redistribution of light intensity due to superposition of two light wave is called interference of light. यानी जहाँ दो अलग अलग टाइप की वेव्स आकर के सुपरपोज होती हैं और एक नई वेव बनती है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और उसका जो इंटरफेरेंस होगा दोनों वेव का, यानी जो एक दूसरे पर ट्रेस होंगी, उनको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहेंगे। इस इंटरफेरेंस इज़ कंस्ट्रक्टिव एट पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज़ मैक्सिमम। दोनों के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी वहाँ आपका कंस्ट्रक्टिव मोड बनेगा, और जहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम आएगी वहाँ डिस्ट्रक्टिव पॉइंट बनेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। यहाँ एक सिंगल स्लिट है, लाइट वेव्स आ रही थी। लाइट वेव्स कैसे आ रही थी? एक आपका बन रहा है क्रीज्ड, फिर ट्रॉट, फिर क्रीज्ड, फिर ट्रॉट, इस तरह से बनता चलेगा। तो स्लिट से निकलने के बाद ये कर्व फॉर्म में बदलेंगी, क्रीज्ड ट्रॉट। यहाँ मैंने क्रीज्ड को लाइन से और ट्रॉट को डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। आगे एक हमने और स्लिट लगा दी जिसमें डबल स्लिट हैं, इसी को कहेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए यंग्स ने ये यूज़ किया था। तो अब जो वेव्स बनेगी वो अलग अलग स्लिट से निकलेंगी, तो उनका अलग अलग क्रीज्ड और ट्रॉट बनता चलेगा। S1 के लिए क्रीज्ड ट्रॉट और S2 के लिए भी क्रीज्ड और ट्रॉट, इस तरह से। दोनों स्लिट से निकलने के बाद जहाँ इंटरफ्रेंस होगा, यानी दोनों के क्रेस्ट और क्रेस्ट जहाँ मिलेंगे, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इसका S2 का क्रेस्ट और S1 का क्रेस्ट जहाँ मिलेंगी वहाँ ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। या दोनों के ट्रॉट और ट्रॉट जहाँ मिलेंगी वहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम बनेगी। मीन्स लाइन पर जब इंटरसेक्ट जहाँ करेगी वहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ब्राइट पॉइंट बनेगा, यानी कंस्ट्रक्टिव मोड बनेगा, कंस्ट्रक्टिव पॉइंट बनेगा। और जहाँ डॉटेड लाइन को कट कर रही होंगी वहाँ कंस्ट्रक्टिव आपका पॉइंट बनेगा। डिस्ट्रक्टिव कहाँ बनेगा? जब एक डॉटेड लाइन जहाँ एक सिंपल लाइन को कट कर रही होगी वहाँ पर आपका डार्क पॉइंट बनेगा, जिसको डिस्ट्रक्टिव पॉइंट कहेंगे। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज के लिए हम सर्किल बनाएंगे, डार्क फ्रिंज के लिए हम डॉट बनाते चलेंगे। तो इस तरह से इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा। सेंट्रल फ्रिंज आपकी ब्राइट मिलेगी, उसके बाद डार्क मिलेंगे, क्योंकि लाइन और डॉटेड लाइन मिलेंगी, यानी कंस्ट्रक्टिव यानी क्रीज्ड और ट्रॉट मिल रहे होंगे पॉइंट पे, तो वहाँ डार्क बनेगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह से पैटर्न आपका बनता चलेगा। ठीक है, आप देख लेते हैं इन फिगर। व्हेन मोनोक्रोमिक लाइट बीम इज अलाउड टू फॉल ऑन द स्लिट S, अल्टरनेटली ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ इक्वल विड्थ and running parallel to the slit S1 and S2 are seen on the screen. The places of bright bands are shown in by B. The places of dark bands are shown by D. These bands are called fringes, and this array of fringes is called the interference pattern of double slit. ये जो array आपका बनता है यही इंटरफेरेंस पैटर्न आपका बनता चलेगा। ब्राइट बनेगा, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क। ये स्क्रीन पे ऑब्जर्व होगा, इनके बीच की विड्थ सेम रहेगी, इनके बीच की विड्थ क्या रहेगी? सेम रहेगी। ओके, अब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके ये निकालेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे बनेगा, कंडीशन कहाँ बनेगी, पोजीशन कहाँ बनेगा। ये हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की दो स्लिट थे। सपोज दैट कि P पॉइंट हमने फाइंड किया। यहाँ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए दोनों के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। तो ये एक रेज जा रही है S1P और एक रेज जा रही है S2P। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे दोनों के बीच डिफरेंस आ रहा है, इसकी लेंथ कुछ और है, इसकी लेंथ कुछ और है, एंगल बन रहा है। तो जो एंगल बनेगा इसको फेज़ एंगल कहेंगे, यानी फेज़ डिफरेंस कहेंगे। इनके बीच की जो लेंथ का डिफरेंस होगा, लेंथ का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो जो लेंथ का डिफरेंस आपका आता है वो पाथ डिफरेंस होगा, जिसको x से डिनोट करेंगे। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, वही यूज़ करेंगे। तो स्लिट 1 से S1 से जो वेव निकल रही हैं उनका इक्वेशन हमने लिख लिया। Y2 से यानी S2 से जो वेव निकल रही हैं उनका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन नोट किया। फेज डिफरेंस फाई है तो इसमें फाई ऐड हो जाएगा। सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल हमने पढ़ा था 11th में, वही यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक फार्मूला बनेगा
A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एज इट इज़, यहाँ A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B बनेगा, दोनों में A2 से मल्टीप्लाई है तो रहेगा। अब क्या करेंगे, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इकट्ठा कर लेंगे, दोनों में से कॉमन हो जाएगा, बचेगा ब्रैकेट में A1 प्लस A2 कॉस फाई, इसको हमने अलग रखा है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें मिल गई हैं यहाँ से। A2 साइन फाई को हमने अलग किया, जहाँ A1 प्लस A2 कॉस फाई आएगा इसको R कॉस थीटा मान लेंगे, जहाँ A2 साइन फाई आएगा इसको R साइन थीटा मान लेंगे। वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमें साइन A कॉस B कॉस A साइन B बन जाता है, R कॉमन हो जाता है, तो फार्मूला आ जाता है R साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये आपका सुपर पोजिशन का इक्वेशन बन गया, जहाँ R आपका एम्पलीट्यूड आ जाता है। ठीक है, सुपर पोजिशन के इक्वेशन के लिए। अब हमने A1 प्लस A2 कॉस फाई को R कॉस थीटा माना था, A2 साइन फाई को R साइन थीटा माना था। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दें, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाता है R स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक है, अब R आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है। सुपर पोजिशन बनने के बाद A1 है S1 से निकलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड, A2 है S2 से निकलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड। तो अब सब में अगर हम K से मल्टीप्लाई कर दें, एक K कांस्टेंट ले लें तो देखेंगे ये हो जाएगा KR स्क्वायर, ये KA1 स्क्वायर, KA2 स्क्वायर 2KA1 A2, इस तरह से बनता चला आएगा। यहाँ K को अंडर रूट K इंटू अंडर रूट K लिख सकते हैं, तो हमने अलग अलग कर लिया है, A1 पे स्क्वायर लगा के अंडर रूट कर लिया है। तो होता क्या है, एक कंडीशन होती है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी इंटेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू R स्क्वायर, यानी कांस्टेंट इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये फार्मूला आ जाता है। तो सुपर पोजीशन जो वेव बन रही है अब उसकी हम इंटेंसिटी रख देंगे, KR स्क्वायर की जगह पे I हो जाएगा। ये S1 से निकलने वाली वेव की इंटेंसिटी हो जाएगी, ये S2 से निकलने वाली वेव की इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ भी I1 I2 हमने रख दिया है वैल्यू। अब ये हमें एक सुपर पोजिशन का इक्वेशन मिल गया है इंटेंसिटी निकालने के लिए। अब कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होनी चाहिए, ये कॉस फाई की वैल्यू +1 होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव के लिए कॉस फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +1। तो फाई की वैल्यू 0, 2 पाई 4 पाई इस तरह से। यहाँ हम एक कांस्टेंट मान लें 2m पाई रख दें, 2m रख दें, जहाँ पर 0, 1, 2 जो आया, m की वैल्यू 0, 1, 2 मान लें। तो m की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, m की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 पाई आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 4 पाई आ जाएगा। तो एक जर्नल इक्वेशन हमने बना लिया यहाँ पर। ठीक है, किसके लिए, फेज डिफरेंस निकालने के लिए कंस्ट्रक्टिव मीडियम में, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, यानी इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। I1 I2 2 अंडर रूट I1 I2 और कॉस फाई आपका 1 हमने ले लिया था। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट I1 का स्क्वायर अंडर रूट I2 का स्क्वायर 2 अंडर रूट I1 I2, यानी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर हम फिर से एम्पलीट्यूड में चेंज करें तो I1 की वैल्यू होती है KA1, I2 की वैल्यू होती है KA2। तो दोनों में से रूट के कॉमन, स्क्वायर था इसलिए K कॉमन हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा मैक्सिमम के लिए बन जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब इसी जो फाई की वैल्यू 2m पाई है आया है, इसमें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में जो रिलेशन था इसमें वैल्यू रख दें तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई आ जाएगा। यहाँ से फाई की वैल्यू 2m पाई रख दें तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा m आपका पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मीडियम में। डिस्ट्रक्टिव मीडियम के लिए कॉस फाई की वैल्यू -1 रख देंगे, -1 रखेंगे तो फाई आपका आता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, इतनी डिग्रीज पे ये -1 आता चला जाता है। अब यहाँ हम एक कांस्टेंट रख देते हैं 2m-1, जहाँ पर m की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4। 1 आप रख के चेक कर लेंगे, पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे 3 आ जाएगा, 3 रखेंगे 5 आ जाएगा, इस तरह से। तो ये तब आपकी जो इंटेंसिटी आएगी वो मिनिमम आएगी। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो जहाँ कॉस फाई रहेगा वहाँ माइनस रखें तो आ जाता है I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, यानी ये फार्मूला आपका आ गया अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, KA1 माइनस A2 का होल स्क्वायर आ गया। अब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन था, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई फाई आ जाएगा। यहाँ डिस्ट्रक्टिव मीडियम के लिए फाई की वैल्यू अब हम रखेंगे 2m-1 इंटू पाई, पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाथ डिफरेंस आपका आ जाएगा 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा डिस्ट्रक्टिव मीडियम में। अब I मैक्सिमम हमने निकाल लिया, I मिनिमम निकाल लिया, कंस्ट्रक्टिव के लिए डिस्ट्रक्टिव के लिए। ये फार्मूला हमारे पास आया था, इसको चेंज कर सकते हैं इसमें। ठीक है,
के कैंसिल हो जाएगा तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल लगाने के लिए। न्यूमेरिकल में एवरेज इंटेंसिटी भी पूछी जाती है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी अपॉन 2 कर देंगे तो एक फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। यानी एवरेज इंटेंसिटी आपकी आएगी दोनों स्लिट से निकलने वाली एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का सम इनटू कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सी इन दिस फिगर, सिंगल स्लिट से पहले फ्रिंजेस निकलेंगी, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। डबल स्लिट से अलग अलग वेव्स निकलेंगी जो एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगी। जहाँ क्रेस्ट और क्रेस्ट ओवरलैप करेंगे या ट्रॉट और ट्रॉट ओवरलैप करेंगे वहाँ ब्राइट फ्रिंजेस बनती चली जाती हैं, यानी ब्राइट पॉइंट आपको मिलते चले जाते हैं और उससे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी आपको स्क्रीन पे। जहाँ क्रेस्ट और ट्रॉट अल्टरनेटली मिलेंगे वहाँ डार्क फ्रिंजेस यानी डार्क पॉइंट बनेंगे। तो मिडिल फ्रिंज आपकी ब्राइट फ्रिंज मानते हैं, उसके बाद फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे बनेगा। बीच का डिफरेंस दोनों का सेम रहता है। सपोज दैट एक पॉइंट P है जहाँ S1 और S2 से वेव निकल करके सुपरपोज हो रही हैं, तो आप P की डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ठीक। और S1 S2 जो हमें स्लिट मिला है यहाँ से स्क्रीन की डिस्टेंस हमने कैपिटल D मान ली, S1 और S2 दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d मान ली। अब S1 से P की डिस्टेंस और S2 से P की डिस्टेंस अलग अलग है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो लगभग A से P और S1 से P दोनों बराबर हो गए, तो S2A जो डिस्टेंस आपका आएगा ये पाथ रेफरेंस हो जाता है। तो S2A क्या होगा? S2A आपका होगा S2P माइनस AP, और AP लगभग बराबर है S1P के, तो AP की जगह पे S1P कर देंगे तो S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, ये आपका आ गया पाथ डिफरेंस। अब सपोज दैट कि ये एंगल थीटा है तो यही एंगल आपका थीटा भी होगा जो सेंट्रल फिन से रेज निकल रही होगी। इसको कंसीडर करके पहले इस ट्रायंगल से हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसके, हमें ये डिस्टेंस मालूम है यानी हाइपोटेनस मालूम है, और ये बेस S2A, तो हाइपोटेनस ठीक है। और ये आपका हो गया S1 S2, सॉरी इस ये एंगल लेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस S2A अपॉन S1 S2, ये आपका साइन थीटा हो गया। अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं CPO लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर x मालूम है हमें, बेस मालूम है d, तो tan थीटा हो जाएगा x अपॉन d, यानी OP माइनस OC, OP माइनस OC। अब क्योंकि थीटा बहुत ही स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा लगभग बराबर रहेगा थीटा थीटा। अब साइन थीटा S2A अपॉन S1 S2 आया है, S2A अपॉन S1 S2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा आया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी x अपॉन d। वैल्यू रख दी हमने, S2A निकाल लिया। S2A आपका था पाथ डिफरेंस, क्या था? पाथ डिफरेंस। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने ये पढ़ा है, पाथ डिफरेंस निकाला है कंस्ट्रक्टिव मोड में और डिस्ट्रक्टिव मोड में। तो कंस्ट्रक्टिव मोड के लिए हमने पाथ डिफरेंस निकाला था m लैम्डा, यहाँ पाथ डिफरेंस आया है XD अपॉन D, ठीक है, जहाँ x क्या है पॉइंट P की पोजीशन है सेंट्रल फिन से, और D क्या है डिस्टेंस है स्लिट के बीच का, कैपिटल D क्या है स्क्रीन की डिस्टेंस है स्लिट से। तो अब यहाँ m लैम्डा हमने निकाला था पहले, पाथ डिफरेंस पढ़ चुके हैं हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जहाँ m की वैल्यू 0 1 2 3, वैल्यू पुट कर देते हैं तो XM निकल जाता है, यानी डिस्टेंस हमें स्क्रीन पे मिल जाती है कि कितने डिस्टेंस पे हमारी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अब m की वैल्यू 0 रखेंगे तो मिडिल आ जाएगा आपका, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी। 1 रखेंगे तो पहली ब्राइट फ्रिंज आएगी, 2 रखेंगे दूसरी ब्राइट फ्रिंज आएगी, 3 रखेंगे तीसरी ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी, इस तरह से। और डिस्ट्रक्टिव मोड के लिए हमने पढ़ा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2, जहाँ m की वैल्यू 1 2 3 थी। यहाँ हमने निकाला है पाथ डिफरेंस XD बाई D, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो फिर से x में एक फार्मूला मिल जाता है। अब m की वैल्यू हम पहले 1 रखेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, ये पहली डार्क फ्रिंज आ जाएगी। दूसरी के लिए m की वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, दूसरी डार्क फ्रिंज, m की वैल्यू 3 रखेंगे, थर्ड डार्क फ्रिंज, इस तरह से आ जाता है। फ्रिंज विड्थ निकालना हो तो फ्रिंज विड्थ एक्चुअली होता है कोई भी दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस यानी विड्थ, या कोई भी दो कंस्ट्रक्टिव यानी ब्राइट फ्रिंज के बीच का विड्थ। जैसे
मान लीजिए कि आपके पास एक ब्राइट फ्रिंज आपको मिल गई है XM, तो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेगी XM+1। तो जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज आपको मिली है XM+1, उसमें से XM को माइनस कर दे तो दोनों के बीच की ब्रेथ आ जाती है ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो XM के लिए ये फार्मूला, XM+1 के लिए M+1 लगा देते हैं, M+1 के लिए ये फार्मूला हो गया, XM के लिए ये फार्मूला हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो d(λ/d) आ जाता है। ये ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ आ गया, बीटा से डिनोट करते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालना हो तो एंगुलर में एंगल आ जाएगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपका tan थीटा लेते हैं, tan थीटा हो जाएगा जो XM हमने निकाला अपॉन स्क्रीन यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो XM निकाला अपॉन बेस निकाला, XM+1 और ये XM है, माइनस करेंगे तो विड्थ आ जाती है, ठीक है। और XM अपॉन D करेंगे तो पहला एंगल आया mth के लिए tan m थीटा आ गया, और XM+1 अपॉन D किया तो tan थीटा m+1 आ गया। तो दोनों के बीच का जो एंगुलर विड्थ आ गया, जैसे पहली फ्रिंज आपकी बन रही है थीटा m, दूसरी फ्रिंज आपकी बन रही है थीटा m+1, तो थीटा m+1 में से थीटा m माइनस कर दे तो थीटा आ जाता है, ये एंगुलर विड्थ आ जाती है। हमने वैल्यू पुट कर दी है और सॉल्व कर लिया तो λ/d आपका एंगुलर विड्थ आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, ये आप देख लीजिएगा न्यूमेरिकल में।